एसडीएम बनते ही बहू ने दिया गरीब ससुराल वालों को धोखा। बड़े ही साधारण तौर से पल्लवी और सुनील की शादी हो जाती है और पल्लवी हरिगोविंद के घर की बहू बनकर आ जाती है। पल्लवी बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। नेहा, भाभी को कमरे में छोड़ाओ। चलिए भाभी। हरि गोविंद के परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर चलाने की जिम्मेदारी सुनील के कंधे पर थी। सुनील बहुत ही सीधा था, वो एक सफाई कर्मचारी था। सुनील, जा बेटा, बहू कमरे में अकेली होगी। जी माँ। कमरे में आकर सुनील पल्लवी से कहता है, पल्लवी, मेरा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है और ना ही मैं अमीर हूँ। तुमसे मेरी पहचान छुपी हुई नहीं है। तुम तो जानती हो मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाता हूँ। मगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह की कोई बात हो तो बेझिझक मुझे बता देना। सुनील जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एसडीएम बनूं। पल्लवी, आज से तुम्हारा एसडीएम बनने का सपना तुम्हारा अकेले का नहीं बल्कि मेरा भी है। चाहे मुझे दिन रात भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं तुम्हारा एसडीएम बनने का सपना जरूर पूरा करूंगा। अगली सुबह सुनील पल्लवी के एसडीएम बनने की बात को अपने माता पिता को बताता है। माँ, पिताजी, पल्लवी आगे पढ़ना चाहती है। मगर सुनील बेटा, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें हमारा पेट पल रहा है, वही बड़ी बात है। ऐसे में बहू को आगे पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू ठहर बेटा, मैं अभी आई। ये कहकर गायत्री घर में रखे गहने सुनील को दे देती है। सुनील बेटा, इन गहनों को बेचकर बहू की आगे की पढ़ाई की फीस भर दे। मगर माँ, ये गहने तो मैंने छोटी की शादी के लिए बनाए थे। भैया, मेरी शादी के लिए गहने तो फिर बन जाएंगे, मगर भाभी का एसडीएम बनने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। इस तरह पूरे ससुराल वाले पल्लवी का दाखिला कराते हैं। अब पल्लवी बस पढ़ाई करती और घर के सभी काम उसकी गरीब सास और ननद करते, तो वहीं सुनील भरी गर्मी में सड़कों पर झाड़ू लगाता। माँ, मैं सोच रही हूँ घर के काम खत्म होने के बाद मैं घर में ही कपड़े सिल लूं। सुनील भैया अकेले दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भाभी को पढ़ाने के साथ हमारा भी पेट पाल रहे हैं। इतना सब वो अकेले कैसे करेंगे? ठीक है नेहा बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले ही दिन से नेहा लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। वहीं सुनील भी खूब मेहनत करता है। वो दोपहर के बाद कभी अनाज की बोरी ढोता तो कभी मलबा। अरे सुनील बेटा, आ गया तू। मगर ये तेरे हाथ पैर कैसे छिले हुए हैं? पिताजी, वो आज सड़क की सफाई के बाद मैंने कुछ घंटे मलबा ढोने का काम किया था, वहीं थोड़ा सा लग गया। छोटी, जरा पानी ले आना। लाई भैया। जैसे ही नेहा सुनील को पानी देती है तो सुनील की नजर अपनी बहन के हाथों में लगे जख्मों पर चली जाती है। अरे नेहा, ये तेरे हाथों में इतने जख्म कैसे लग गया? इतने में पल्लवी आंखों में आंसू लिए वहां आकर सुनील से कहती है, नेहा के हाथों में जख्म मेरी वजह से है। वह दिन रात कपड़े सिल रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। मेरी वजह से आप सभी को कितना कुछ करना पड़ रहा है, कितना कुछ सहना पड़ रहा है। कहीं अगर मेरा एसडीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? तेरा एसडीएम बनने का सपना सच जरूर होगा बहू, क्योंकि तेरे गरीब ससुराल वालों को तुझ पर बहुत भरोसा है। हाँ पल्लवी, तुम्हें अपना सपना पूरा करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एसडीएम बनते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। हरि गोविंद और उनका गरीब परिवार हर रोज कभी दाल रोटी कभी प्याज रोटी खाकर पैसे बचाते और उससे अपनी बहू पल्लवी की पढ़ाई पर लगाते। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और आखिरकार कुछ साल बाद पल्लवी एसडीएम बन जाती है। माँ जी, बाऊजी, सुनील, मैं एसडीएम बन गई। उस पल गरीब ससुराल वालों की आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। क्या सचमुच बहू तू एसडीएम बन गई? अरे भाई, मुंह मीठा करो। अब सब ठीक हो जाएगा भाग्यवान। बहू के एसडीएम बन जाने के बाद उन गरीब ससुराल वालों को यही लगता है कि उनके दुख के दिन दूर हो गए। मगर किसी ने कहाँ सोचा था कि अब जो होने वाला था वह रिश्तों की नींव तोड़कर रख देगा। एसडीएम बनने के बाद पल्लवी का पहनावा, ओढ़ावा और उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगा, जिससे पल्लवी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर घमंड आ चुका था। एक दिन पल्लवी को मालिनी ने पार्टी में बुलाया। वेलकम वेलकम एसडीएम साहिबा, तुम्हारे पार्टी में आ जाने से हमारी पार्टी की तो शान बढ़ गई है। मगर तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए। वैसे अच्छा ही किया जो उन्हें नहीं लाई। वैसे भी उन जैसे गरीब लोगों को ऐसी हाई क्लास पार्टी हजम नहीं होती। वैसे पल्लवी, सुना है तुम्हारा पति एक मामूली सफाई कर्मचारी है और तुम एसडीएम हो। एसडीएम?
हाउ एम्बैरेसिंग, मेरी मानो तो तुम छोड़ दो उसे। पल्लवी पूरी तरह लावण्या की बातों में आ जाती है और मन में कहती है, लावण्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मेरे पास पैसा है, पावर है और पोजीशन भी है, और मैं एसडीएम हूँ, मुझे एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे। कुछ दिनों में एसडीएम पल्लवी का अफेयर अफसर संदीप सहगल से हो जाता है और वो अपने भोले भाले ससुराल वालों को धोखा देकर बिना देरी किए उससे शादी करके घर आती है। इस धोखे के बाद सुनील और उसके गरीब परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पल्लवी कौन है ये? वैसे सूट बूट पहना हुआ देखकर मुझे तुम गरीबों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने अमीर हैं। बस इतना जान लो, ये मेरे पति हैं, एसडीएम पल्लवी के पति। बहू ये क्या बोल रही है तू? मेरे बेटे को धोखा तू नहीं दे सकती। अरे मेरे बेटे ने तेरे एसडीएम बनने के सपने को पूरा करने के लिए क्या नहीं किया, और तू ये सिला दे रही है उसे। ओह गॉड डार्लिंग, तुम्हारे गरीब ससुराल वाले कितने ड्रामेस्टिक हैं। अपनी पत्नी से धोखा खाकर सुनील रोते हुए कहता है, नहीं, क्यों पल्लवी, क्यों? आखिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस एसडीएम बनने के घमंड में तुमने मेरे और मेरे परिवार के इज्जत के बारे में नहीं सोचा, मैं भी तुम्हें सिर उठाकर जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर घमंडी पल्लवी अपने एसडीएम होने की धौंस झाड़ते हुए सुनील को थप्पड़ मारकर उसे दूर धक्का देकर कहती है, तू 2 कौड़ी का गया गुजरा गरीब सफाई कर्मचारी, सड़क साफ करने वाला, तेरी इतनी औकात जो तू मुझे धमकी देता है? अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि एसडीएम की पावर क्या होती है। मैंने भी तुम गरीब ससुराल वालों से सड़कों पर भीख ना मंगवाई ना, तो मैं भी एसडीएम पल्लवी नहीं। पल्लवी अपने एसडीएम के पद पर होने का फायदा उठाकर सीधे साधे सुनील और गरीब परिवार वालों पर झूठे आरोप दर्ज करके उनसे उनका घर बार छीन लेती है, जिसके बाद सुनील और उसके परिवार वाले भूखे प्यासे सड़क पर भटकते हैं। वहीं पल्लवी अपने नए पति संदीप के साथ ऐश भरी जिंदगी जीती है। जिस बहू को सपने को पूरा करने के लिए हम गरीब ससुराल वालों ने इतना संघर्ष किया, नमक रोटी खाकर गुजारा किया, उस बहू ने एसडीएम बनते ही हम सबको धोखा दिया और हमें ही घर से निकाल दिया। सारी गलती मेरी है पिताजी, मैं आप लोगों का कसूरवार हूँ। मेरे कारण आप लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एसडीएम बहू के दिए धोखे के बाद हालात उन गरीब ससुराल वालों को इस कदर लाचार कर देती है कि उन्हें कई दिनों तक फुटपाथ पर रहना पड़ता है, जिसके बाद वह सभी कड़ी धूप और गरीबी में मलबा ढोकर रोजी रोटी कमाते और आधा पेट काट कर सड़क पर ही सो जाते। मगर कहते हैं ना, वक्त कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और ऐसा ही पल्लवी के साथ हुआ जब संदीप ने उसे धोखा दिया और पल्लवी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। संदीप, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे मैंने तुम्हारे लिए अपने गरीब ससुराल वालों, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़ दिया, और तुम मुझे छोड़ रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुमने भी तो अपने सीधे साधे गरीब ससुराल वालों को ऐसे ही धोखा दिया था, जिन्होंने दुख दर्द उठाकर तुम्हें एसडीएम बनाया। फिर जब तुम उनकी नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? अपने साथ धोखा होने के बाद पल्लवी अपने ससुराल वालों को ढूंढती हुई आंसू भरी आंखों लिए सड़कों पर भटकती हुई कई दिनों बाद उन्हें सड़कों पर देखकर उनके पैरों में आ गिरती है। माँ जी, बाबूजी, सुनील, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। शायद उसी का फल मुझे मिला कि जो धोखा मैंने आप सबके साथ किया, वैसा धोखा मैंने संदीप से खाया। आज मुझे समझ में आ गया है कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। माफ करना एसडीएम साहिबा, मगर मैं या मेरा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। चली जाओ यहाँ से। माँ जी, आप तो एक औरत है, मेरा दर्द समझ सकती है, मुझे माफ कर दीजिए। एक औरत होने के नाते शायद मैं तुझे माफ कर देती बहू, मगर एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे के उन आंसुओं को कैसे भुला दूं जो तूने उसे दिया है। चली जा यहाँ से। आखिरकार पल्लवी को अपने ससुराल वालों के दिए गए धोखे के बदले में सारी जिंदगी अकेला रहना पड़ता है, जिसके कुछ वक्त बाद वह एसडीएम के पद से इस्तीफा दे देती है। वहीं सुनील अपने गरीब परिवार वालों को लेकर दूर चला जाता है और पल्लवी के हिस्से में आता है तो बस सारी जिंदगी का अकेलापन। आखिर वह कामयाबी किस काम की जिसे पाकर भी आप अकेले हो और जिसकी बुनियाद ही धोखेबाजी हो। अरे फातिमा बेटा, कहाँ हो तुम? आई अब्बू जी। अब्बू बोलिए, क्या हुआ? कहाँ थी बेटा तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब्बू, वो मैं अब्बान को खाना खिला रही थी। तुम और तुम्हारा अब्बान? भला बकरे का नाम भी कोई अब्बान रखता है क्या? अब्बू, माना वो बकरा है, लेकिन वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, तो आप मेरे सामने उसे बकरा मत बुलाया करें।
ठीक है बाबा, मैं उसे बकरा नहीं बुलाऊंगा। तुम्हारी इन बातों में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। मैं बस तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो या नहीं। अब्बा, आप जैसा भी चाहो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस घर से अकेले विदा होकर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ मेरा अब्बान भी जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बाबा, तुम ले जाना अपने साथ अपने अब्बान को। फातिमा को अपना बकरा जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, जिस वजह से वो अपनी विदाई में अपने बकरे को साथ ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते फातिमा की शादी हो जाती है। ये क्या अम्मी, ये तो दहेज में एक बकरे को साथ लेकर आई है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लगता है दहेज कल परसों में आएगा। अब फातिमा बहू, तुम अपने साथ कुछ दहेज का सामान नहीं लेकर आई हो क्या, या वो कल परसों में आएगा? नहीं अम्मी जान, मेरे अब्बू ने लोगों से कर्ज लेकर मेरा निकाह किया है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दहेज में कुछ दे पाते। इसका मतलब है भाभी अब कुछ भी नहीं लाई हो दहेज में? अगर हमें पता होता कि आपके अब्बू दहेज नहीं दे सकते तो हम कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करते। गुलफशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अपनी भाभी जान से? हाँ, सही तो कह रही है मेरी बेटी। अगर हमें पता होता कि इतना गरीब परिवार है जो दहेज नहीं दे सकता तो हम कभी तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करते। लेकिन अम्मी, हमारे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें और क्या चाहिए? तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अभी बच्चा है तू, ये दुनिया मैंने देखी है, तूने नहीं। शादी हुए चंद मिनट नहीं हुए और बन गया जोरू का गुलाम। अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुन फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गरीबी का मजाक उड़ता देख बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी कह नहीं पाती। अगले दिन, भाभी जान ये लीजिए, सारे कपड़े धो दीजिए और उसके बाद घर की सफाई भी कर दीजिएगा। लेकिन गुलफशा बाजी, मैंने कुछ देर पहले तो कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े कौन से हैं? ये कपड़े भी गंदे हैं। अब ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से ये सारे कपड़े धो दो, फिर उसके बाद और भी काम है। इतना बोलकर गुलफशा वहां से चली जाती है और बेचारी फातिमा ढेर सारे कपड़े धोती है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है, जिससे वो काफी थक जाती है। फातिमा, तुम यहाँ बैठी हो? क्यों भाभी जान, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? हाँ फातिमा, वो मैं कह रही थी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो तुम आज रात का खाना बना लेना। लेकिन भाभी, मैं आज बहुत थक चुकी हूँ, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। आप गुलफशा बाजी से कह दीजिए, वो बना देंगी आज का खाना। क्या मैं खाना बनाऊंगी? देखा अम्मी जान, देखा आपने, भाभी को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और देखो कैसे नखरे दिखा रही हैं। क्यों, तू क्या कहीं की महारानी है जो तू काम नहीं करेगी? चुपचाप से उठ और खाना बना। फातिमा किसी से कुछ नहीं कह पाती। अपने ससुराल वालों की किसी भी बात पर वो जवाब नहीं देती और चुपचाप से जाकर खाना बनाने लगती है, जिसे देखकर फातिमा की जेठानी, नंद और उसकी सास बहुत खुश होती हैं। मेरे प्यारे अब्बान, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे साथ खेल नहीं पाई और ना ही तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा। कितने समय से रस्सी से बंधे हुए हो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। फातिमा अपने बकरे की रस्सी खोल देती है। रस्सी खुलते ही फौरन बकरा फातिमा के घर में घुस जाता है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। बकरे के अचानक आ जाने से सब लोग डर जाते हैं और बकरा घर में इधर उधर भागने लगता है, जिससे सारा खाना गिर जाता है और सभी फातिमा पर चिल्लाते हैं। फातिमा, तुमसे तुम्हारे बकरा संभाला नहीं जाता। देखो तुम्हारे बकरे ने क्या कर दिया, सारा खाना गिरा दिया। अब हम क्या खाएंगे? अम्मी जान माफ कर दीजिए, मैंने तो बस इसे खोला था, मुझे नहीं पता था कि ये घर के अंदर आकर ये सब करेगा, वरना मैं इसे नहीं खोलती। एक तो दहेज में तुम कुछ लेकर आई नहीं हो, ऊपर से ये बकरा ले आई हो। पूरे घर में तहलका मचा दिया है इसने। ले जाओ यहाँ से इसे। फातिमा जल्दी से अपने बकरे को बाहर ले जाती है और उसे दोबारा बांध देती है। अम्मी जान, हमें इस बकरे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बकरे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। तुम ठीक कह रही हो बहू, बकरा ईद आने वाली है, काम करते हैं, इस बकरे को कसाई को बेच देते हैं, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और हमें इससे छुटकारा भी मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। सलमा, नूर और गुलफत रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही वो चुपके से फातिमा के बकरे को ले जाकर बेच देते हैं। सुबह होते ही फातिमा अपने बकरे को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। क्या हुआ फातिमा, तुम सुबह से परेशान हो? कुछ खो गया है क्या? मेरा अब्बान नहीं मिल रहा है। मैंने तो उसे अच्छे से रस्सी से बांधा था, फिर वो कहाँ जा सकता है? हो सकता है इधर उधर ही हो, तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगा। फातिमा को अपना बकरा ढूंढते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे अपना बकरा नहीं मिलता, जिस वजह से बकरे की फिक्र में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे फातिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से सारा परिवार डॉक्टर बुलाता और फातिमा को चेक करवाता है। इन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिस वजह से इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। अगर वो इन्हें नहीं मिली तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी।
सारा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। फातिमा की हालत देख सलमा, नूर और गुलफशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सारी हकीकत फातिमा को वो बता देते हैं। माफ कर देना, हमने ही तुम्हारा बकरा कसाई को बेचा था। पैसों के लालच में आकर हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दो। आप लोगों को मुझसे परेशानी थी, लेकिन आपने मेरा बकरा बेच दिया। उस मासूम बकरे ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? मेरी वही इकलौती खुशी थी, वो भी आप लोगों से देखी नहीं गई। या अल्लाह, आज तो बकरा ईद है, कहीं उस कसाई ने मेरे बकरे को कुर्बान न कर दिया हो। फातिमा की बात सुनकर सारा परिवार बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद सारा परिवार उसी कसाई के पास जाता है। वो कसाई बकरे को कुर्बान करने ही वाला होता है कि तभी फातिमा उसे रोक देती है। रुक जाओ, मेरे अब्बान को छोड़ दो, मेरा अब्बान मुझे वापस करो। तुम्हारा अब्बान नहीं है, ये मेरा बकरा है। इसे मैंने भारी भरकम रकम देकर खरीदा है। अगर तुम्हें तुम्हारा बकरा वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे उसके दोगुने पैसे देने होंगे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। खुदा के लिए मेरा अब्बान मुझे वापस कर दो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अगर पैसे नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो, यहाँ से जाओ, मुझे इसकी कुर्बानी देनी है। कसाई की बात सुनकर फातिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो पास पड़े एक डंडे से कसाई को मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी सास आकर उसे रोक देती है। रुक जा बहू, तुझे इस कसाई को मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारे दुगने पैसे और हमारा बकरा हमें वापस करो। कसाई पैसे लेकर फातिमा का बकरा उसे वापस कर देता है। फातिमा जल्दी से बकरे को गोद में उठाती है। मेरे प्यारे अब्बान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें आने में ज्यादा देरी नहीं हुई। फातिमा बहू, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि ये तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज है। मैंने दहेज के लिए तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम्हारे बकरे को भी बेच दिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दो। हाँ फातिमा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता देख फातिमा सबको माफ कर देती है, जिसके बाद अपने बकरे और ससुराल वालों के साथ वो खुशी खुशी रहती है।